बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सेकंड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम्स। बच्चों, टुडे आवर टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या अहमियत है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी ज़्यादा डिस्कशन क्यों की जाती है, या फिर हम लोग मोस्टली ये बात करते हैं कि हमारे पास हमारे इर्द गिर्द मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उनकी क्या अहमियत है जो हमारे इर्द गिर्द इतनी तादाद में पाए जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर मिलियंस ऑफ हैं तो इसका मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होंगे। हम डेली रूटीन के अंदर भी उनको यूज़ करते होंगे, हम आने जाने में मुख्तलिफ़ चीज़ों में उसको यूज़ करते होंगे। तो अब हम लोगों ने उसकी इम्पोर्टेंस देखनी है कि वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो बेटा, ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस, हमारे इर्द गिर्द जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे इर्द गिर्द या फिर हमारी बॉडी के अंदर जितने रिएक्शंस हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए वो केमिकल रिएक्शंस आर ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, बिकॉज दे इन्वॉल्व सच लाइफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके अंदर ऐसे लाइफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जैसा कि प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड। आल कंटेन 1000 ऑफ कार्बन एटम्स। इन सब के अंदर कार्बन एटम्स की तादाद 1000 के करीब होती है। ठीक है। प्रोटीन आपको पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड के अंदर भी कार्बन मौजूद है। ठीक है। इसी तरह एंजाइम्स के अंदर कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी कार्बन होता है, और हमारी बॉडी के सारे रिएक्शंस ये इन मॉलिक्यूल्स को इन्वॉल्व करते हुए होते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम अपनी बॉडी के अंदर कैसे यूज़ करते हैं? हम लोग फूड लेते हैं, उसके अंदर प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन से हम कैसे एनर्जी लेते हैं, उस प्रोटीन से हमें जैसे एनर्जी मिलती है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो जो प्रोटीन है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर बहुत हद तक डिपेंड कर चुके हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द फूड, मेडिसन, हमारी क्लोथिंग, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर बेस करी है। ठीक है। अब आप लोग क्लोथिंग पे थोड़ा हो रहे होंगे। आपको पता है जो कॉटन होती है, कॉटन वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही एक फॉर्म होती है, और रुई से ही धागा बनता है और धागे से ही कपड़ा बनता है। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। कई सालों से केमिस्ट जो से हैं वो प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, मेडिसन, प्रेजर्वेटिव्स, पेंट्स, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज, ये सब कुछ बना रहे हैं। और मैनी ऑफ दीज सिंथेटिक कंपाउंड्स प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग प्रोडक्ट्स। और ये नेचुरली ऑकरिंग प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज को प्रिवेंट कर रही है, और ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही इन्वॉल्वमेंट है। अब हम लोग डिफरेंट सोर्सेज पढ़ेंगे जिससे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। हमारे इर्द गिर्द मतलब हम लोगों ने स्टार्ट में इस चैप्टर के पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। फिर साइंटिस्ट ने वर्क किया, उन्होंने वर्क करने के बाद हमें बताया कि नहीं जी, ये जो है वो नॉन लिविंग से भी बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द किन कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, किन चीज़ों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कोल से हासिल होता है। जो पहला सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो है कोल। कोल किसको बोलते हैं? कोयले को बोलते हैं। और कोयला कैसे बनता है, पहले हम उस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। बेटा, जब प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं तो वो ज़मीन के अंदर जाते हैं। ठीक है। यानी कि ज़मीन के अंदर उसको दफनाया जाता है, या ज़मीन में जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसको हम ज़मीन में दफना देते हैं, या फिर जो पौधा मुरझा जाता है उसको भी एट द एंड ज़मीन के अंदर ही चला जाता है। ठीक है। अगर वो ज़मीन के अंदर 500 मिलियंस ईयर से मौजूद है तो आपको पता है कि उसके अंदर हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, उसके अंदर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं बहुत तरह के। ठीक है। तो डेड प्लांट्स और ट्रीज़ के ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उससे वो किस में चेंज हो जाता है? पीट में चेंज हो जाता है। यानी कि उससे एक नया सब्सटेंस बन जाता है। वो क्या कहलाता है? पीट कहलाता है। और फिर ज़मीन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है,
तो पीट जो है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर से लिग्नाइट में चेंज हो जाती है, और फिर लिग्नाइट हाई प्रेशर से एंथ्रेसाइट में चेंज हो जाता है, और एंथ्रेसाइट से फिर प्रेशर से वो किस में चेंज हो जाता है, बिटुमिनस कोल के अंदर यानी कि कोयले के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास कोल आ जाता है। अब इस कोल को डिफरेंट कंडीशन से गुजारा जाता है जिससे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। व्हेन कोल इज़ हीटेड, जब कोल को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस के अंदर, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल गैस एंड कोल तार। अब ये कोल से आगे 3 तरह की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कोक, कोल गैस और कोल तार। इससे पहले बेटा आपको मैं बता दूं, एक प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोल को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, या फिर इसकी डिस्टिलेशन करवाई जाती है। और डिस्टिलेशन भी एक प्रोसेस का नाम है, हम लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप पूछ लेना, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है। एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर हीट करने से क्या होता है, कोक से 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, कोल से 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोक, कोल गैस और कोल तार। अब मैं आपको बता दूं, कोक जो सी होती है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है, कोल गैस फॉर्म में होती है, और कोल तार लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इन तीनों में से जो कोल तार है ना, कोल तार के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, अभी सिर्फ आप इतनी बात को समझें कि ये देखें, नीचे जो डायग्राम दी गई है उसमें आपको नज़र आ रही होगी कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कोल को डाला गया है और उसको हीट किया जाता है। हीट करने से क्या होता है, उसमें से कोल तार जो सी है वो नीचे आ जाती है, और कोल तार में से कोल गैस बाहर निकल जाती है, और जो पीछे रह जाता है सॉलिड फॉर्म के अंदर वो हमारे पास कोक होती है। इस तरीके से कोल को हीट करने से हमारे पास 3 तरीके की प्रोडक्ट आती हैं, कोक, कोल गैस और कोल तार। ठीक है, उस कोल तार के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब अगर हम पूरे प्रोसेस को डिस्कस करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो थे ज़मीन के अंदर थे, उनके ऊपर केमिकल रिएक्शंस हुए, केमिकल रिएक्शन से वो पीट में कन्वर्ट हुए, उसके ऊपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर था, और फिर प्रेशर दिया गया। इस सारे प्रोसेस से हमारे पास कोल बन गया। फिर उस कोल की करवाई जाती है कार्बोनाइजेशन या फिर डिस्टिलेशन। उसकी डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन से हमारे पास 3 तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं, कोक, कोल गैस और कोल तार। जो कोल तार आई है उससे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड होते हैं, और कोल तार के अंदर कोई एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, उसमें कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है डिफरेंट फ्रैक्शंस को अलग करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास एक मिक्सचर है, उसके अंदर आपने लिया वाटर, बेंजीन, एसीटोन और टोल्यूइन। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपने ले ली। अब आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया। अब आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और है, एसीटोन का और है, उसके बाद जो बेंजीन डाली उसका और है, टोल्यूइन जो डाली उसका और है। ठीक है, अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, और वो फिर वेपर्स जो हैं आगे अगर हमने उसके आगे कंडेंसर लगाया हुआ है तो कंडेंस होकर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा सबसे पहले वो अलग हो जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा दूसरे नंबर पर वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई जाती है कि कोल तार के अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसा कि फ्यूल ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, डीजल ऑयल होता है, केरोसिन होती है। यह आपको बेसिकली ना पेट्रोल की दिखाई गई है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझाने के लिए ये है कि कोल तार के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उसको हीट किया जाता है। पहले यानी कि जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, वो अलग हो जाती है, फिर दूसरा आ जाता है वो अलग हो जाती है, तीसरा आ जाता है वो अलग हो जाती है। इस तरह कोल तार से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग कर लिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं।
उसके बाद पाकिस्तान के अंदर टोटल कोल रिसोर्सेज बताए जा रहे हैं कि टोटल कोल रिसोर्सेज जो हैं वो 184 बिलियन टन्स जो है वो बना रहे हैं कोल को। अबाउट 80% ऑफ दिस कोल इज़ यूज टू बेक ब्रिक्स। अब जो 184 बिलियन है इसका 80% ईंटें बनाने के लिए यूज़ होता है और कुछ क्वांटिटी इसकी घर के कामों के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, घरों के अंदर भी कोयला जला के आपको पता है कि मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। Conscious effort are being made by the government to induct the coal into the industry by setting up coal based power plants। गवर्नमेंट जो है वो बहुत कोशिश कर रही है कि कोल को पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ करके बिजली बनाई जाए या फिर उसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाए, और उसके लिए वो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स लगाने की सजेशन देते हैं। सिंध कोल अथॉरिटी एंड द डायरेक्टरीज ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा आर कील टू एक्सपेंड कोल यूटिलाइजेशन इन पावर जनरेशन। ये सारे के सारे इस शौक़ को रखते हैं, यानी कि इन सब को शौक़ है कि बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाए। फॉर विच मैनी इंसेंटिव हैव बीन मेड अवेलेबल। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी सहूलतें भी दी हैं उन्होंने साइंटिस्ट को या डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को। उसके बाद है बेटा नेचुरल गैस। दूसरा जो सोर्स है जिससे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ इम्पोर्टेंट मीन ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर द कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान विच आर डेफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स एंड कोल्स। जो कि मिनरल ऑयल और कोल है उसको बनाने के लिए उसको बनाने में उनमें यानी कि कम प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पर नेचुरल गैस यूज़ की जाती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लो बॉइलिंग का मतलब है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, मेजर पोर्शन ऑफ द नेचुरल गैस इज़ मीथेन, और नेचुरल गैस का ज़्यादातर हिस्सा किस पर मुश्तमिल होता है? मीथेन पर। इट इज़ आल्सो फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डीकम्पोजिशन करवा दें तो उससे भी नेचुरल गैस बन सकती है। इन पाकिस्तान के अंदर द गैस बीइंग चीपर, ये गैस जो सी है वो आसान है। इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, इसको बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है जनरेटर चलाने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सीमेंट और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर एज ए फ्यूल, इन जनरल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, और घरों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट जो सोर्स है वो है पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। मिनरल्स का जो ऑयल होता है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। व्हेन इट इज़ इन द रिफाइंड फॉर्म, जब वो अपनी रिफाइंड फॉर्म के अंदर होती है। इट इज़ थॉट टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फाउंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इस बात का क्या मतलब है बच्चों? जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ना, यानी कि जो पत्थर होते हैं, उनके दरमियान में बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन से, डिफरेंट केमिकल्स की केमिकल और बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन से एक लिक्विड बनता है, उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, क्योंकि जब वो उसको रॉक से निकाला जाता है ना तो वो ब्लैक कलर का होता है, और यानी कि क्रूड का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर नहीं है, यानी कि उसको प्योर नहीं किया गया, उसको हम क्रूड बोलते हैं। तो जब पेट्रोल को निकाला जाता है रॉक्स में से तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लैकिश कलर नोन एज क्रूड ऑयल। उसके बाद है बेटा जो क्रूड ऑयल निकलता है उसकी डिस्टिलेशन करवाई जाती है, उसको साफ़ करवाया जाता है और उससे डिफरेंट जो है फ्रैक्शंस की निकाली जाती हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट फ्रैक्शंस वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकाली जाती हैं। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि नेचुरल गैस, इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री से कम होता है और इसकी कंपोजिशन जो है वो लिखी हुई है मीथेन से लेकर C4H10 तक होती है, और इसका यूज़ भी लिखा हुआ है। इस तरह डिफरेंट इन्होंने चीज़ें बताई गई हैं जो उससे आपको ऑब्टेन होती है। तो ये सारे का सारा टेबल अगर आपसे याद हो सकता है तो आप कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और पास पेपर्स के अंदर तकरीबन ये 6 टाइम्स आया हुआ है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें आपने लिख रहा है, तो अगर आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद है पेट्रोलियम ईथर, इससे फाइंड आउट होती है। लिग्रोइन और नेफ्था इससे फाइंड होती है। गैसोलीन फाइंड होती है। कैरोसिन ऑयल फाइंड होता है। गैस ऑयल फाइंड होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल फाइंड आउट होता है, और पैराफिन इससे फाइंड आउट होते हैं, और एस्फाल्ट इससे फाइंड आउट होता है। ठीक है, और इन सब की कंडीशंस, कंपोजिशंस, बॉइलिंग पॉइंट और यूजेस आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट है बेटा पेट्रोलियम को डिफरेंट फ्रैक्शंस पर रिफाइन किया जाता है। प्रेजेंट अगर हम बात करें, हम पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 4 ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं।
वन ऑयल रिफाइनरी इज़ नोन एज अटक ऑयल रिफाइनरी लोकेटिंग एट मोरगा नियर रावलपिंडी। रावलपिंडी के पास एक जगह है उसको बोलते हैं मोरगा, वहाँ पर मौजूद है, उसको हम बोलते हैं अटक ऑयल रिफाइनरी। इट हैज़ 1.25 मिलियन टन्स ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी और उसके अंदर 1.25 मिलियन टन्स जो है ऑयल के रिफाइन किए जाते हैं। सिमिलरली 2 ऑयल रिफाइनरीज हैव बीन एस्टेब्लिश एट कराची। 2 ऑयल रिफाइनरीज कराची में काम कर रही हैं विच हैव 2.13 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी और इनकी कैपेसिटी 2.13 है। अनदर रिफाइनरी नोन एज पाक अरब रिफाइनरी, जो दूसरी रिफाइनरी है उसका नाम है पाक अरब रिफाइनरी लोकेटेड एट मोहम्मद कोट नियर मुल्तान। मुल्तान के पास एक जगह है उसका नाम है मोहम्मद कोट, वहाँ पर मौजूद है और इसको हम बोलते हैं पाक अरब रिफाइनरी। क्रूड पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है इनटू अ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर ईच कोरेस्पॉन्डिंग टू अ पार्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट, और हर किसी का पार्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारी बातों की समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।